हेलो फ्रेंड्स, अगर तुम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हो, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ रहे हो पॉलिटी में, तो एक टर्म बेहद आपका बार बार कईयों बार सैकड़ों बार आएगा, वो है संघवाद। तुमको जान लेना चाहिए कि संघवाद क्या होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स संघवाद जाने बिना ही पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं। उसके बाद जब पीटी में कोई फैक्ट पूछा जाता है या कोई एमसीक्यूज आता है तो वहां पे उनका दिमाग चकरा जाता है। अब मैं तुम्हें इस लेक्चर में बताऊंगा कि संघवाद होता क्या है, संघवाद के टाइप क्या क्या है, ये वर्क कैसे करता है। इससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा और माय फ्रेंड उसके बाद बुक उठा के पढ़ लेना, तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने एक सीरीज चालू किया है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। उसका पहला टॉपिक मैं लेकर के आया हूं संघवाद। आखिरकार संघवाद ये होता क्या है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का टर्म आप देख रहे हो फेडरलिज्म। संघवाद यानी फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से होती है। एक लैटिन शब्द है, लैटिन बहुत सारे शब्द हैं, वहीं से सब निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। एक ये वर्ड आप देख रहे हो फ्यूडस कहे उसको या फ्यूडस कहे, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन इसका कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है फेडरलिज्म का यानी संघवाद का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। इसको रट लो। संघवाद का जो उत्पत्ति होती है वह लैटिन भाषा के इस वर्ड से होती है, फ्यूडस से, और इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। यानी कि संघवाद का अगर हम मतलब बताएं आपको, संघवाद का मतलब मैं अगर तुमसे कहूं दोस्त तो समझौता या अनुबंध होता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब ये समझौता होगा कैसे। दो सरकारें हैं, दो सरकारें हैं, वो सत्ता साझा करना चाहती हैं और जो उन सरकारों से संबंधित क्षेत्र आते हैं उसमें नियंत्रण करना चाहती हैं। तो यही तो आपका समझौता हुआ। सरकारें करेंगी क्या, सत्ता को साझा करेंगी, या फिर जो जो एरिया आ रहा है उस पर शासन कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है, इसका डिस्कशन करेंगी। और करेंगी क्या, सरकारें कर क्या सकती हैं। तो यही चीज क्या कहलाएगी, संघवाद कहलाएगी, एक प्रकार का समझौता या एक प्रकार का अनुबंध। अब तुमको समझौता करना है। अब समझौता एक आदमी तुम्हें तो होगा नहीं, उसके लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए, कम से कम दो पार्टी चाहिए समझौता करने के लिए। एक पार्टी है, एक पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम स्टेट के रूप में बात करें, देश के रूप में बात करें, तो संघवाद सरकार का मतलब क्या हुआ, संघवाद जो सरकार होगी उसका मतलब क्या हुआ, देश के भीतर कम से कम जो सरकार है वो दो स्तर पर होगी। क्योंकि समझौता मिनिमम तो दो लोग चाहिए ना, अकेले समझौता कर लोगे क्या खुद से। दो लोग चाहिए समझौता करने के लिए। तो एक क्या होगा, केंद्र होगा, दूसरा होगा राज्य होगा। कम से कम दो लोग हो सकते हैं। और क्या है, जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्थानीय स्तर पर भी सरकारें बनाई गई हैं। स्थानीय स्तर पर कौन सी सरकारें बनाई गई भाई बताओ, तुमने पंचायत समिति के बारे में मुझे लगता है पढ़ा होगा। ग्राम पंचायत होती है, पढ़ा होगा। जिला पंचायत होती है, पढ़ा होगा। पंचायत समिति होती है, पढ़ा होगा। ये सारी चीजें तुमने पढ़ी होंगी। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की सरकारें हैं। तो अगर भारत की स्थिति में संघवाद की अगर हम बात करें तो स्थानीय सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है और सबसे ऊपर केंद्र सरकार भी होती है। तो भारत में अगर संघवाद की स्थिति देखी जाए तो तीन वर्ड आ जाएंगे, स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। जो आपकी स्थानीय सरकार बनाई गई थी वो विकेंद्रीकरण करने के लिए बनाई गई थी। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये पूरा लेक्चर मेरे पास पड़ा हुआ है, आप चले जाओ यूट्यूब में उठाओ, पूरा पूरा लेक्चर देख लो उस बारे में। कि जो सत्ता है वो एक लोगों के हाथ में ना रहे, उसका डिवाइडेशन हो जाए अलग अलग। तो जनता तक अगर कोई चीज पहुंचानी है तो ये ऊपर का आदमी नहीं पहुंचा पाएगा। उसके लिए नीचे से जो चुना हुआ, लोगों के बीच से जो चुना हुआ आदमी है वो लोगों तक सुविधाओं को क्या करा पाएगा, मुहैया करा पाएगा। तो ये चीज होती है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो संघवाद अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में तुम बात करना चाहते हो दोस्त, तो यहाँ पे तीन तरह की पार्टीज हो जाएंगी। एक तो स्थानीय पार्टी हो जाएगी, एक केंद्रीय पार्टी हो जाएगी और एक राज्य सरकार की पार्टी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, अधिकारों का वितरण किया जाएगा। केंद्र राज्य संबंध में पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड होता है। और चलो आगे चलते हैं। नेट पे मैंने बहुत सारी चीजों को खंगाला, वहां पे मैंने डी सुब्बा राव का एक स्टेटमेंट देखा। अभी डी सुब्बा राव कौन है आपको मालूम होना चाहिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इन्होंने क्या कहा था, एक उन्होंने एक लेख लिखा था, उन्होंने ये चीज बोली उसमें कि जो देश का जो आर्थिक केंद्र है, यानी कि जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ कंट्री है, देश का जो आर्थिक केंद्र है वो राज्यों की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। पहली बात तो ये लाइन आपको समझ में आने जानी चाहिए, तब मेरी आगे की भाषा तुमको समझ में आएगी। कि जो इकोनॉमिकल सेंटर है वो राज्यों की तरफ ट्रांसफर हो रहा है।
अब राज्यों की तरफ ट्रांसफर कैसे होता है, मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बताऊं तो टाटा को नैनो की फैक्ट्री लगानी है तो वो कहाँ चले गए, गुजरात में चले गए। तो गुजरात क्या चीज़ हो गया, इस चीज़ का हब हो गया। कोई कंपनी आपने यूपी में डाल दी तो ये उस कंपनी का क्या हो गया, हब हो गया। यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे संबंधित जो क्षेत्र होंगे, जो कच्चा माल वगैरह होगा उसमें भी प्रोड्यूस होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ट्रांजैक्शन होगा, पैसे का बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा। तो आर्थिक केंद्र के रूप में क्या होती है, ये सारी चीज़ें स्थानांतरित होती है। अब तुम देखते हो बहुत सारी मोस्ट ऑफ द कंपनीज तुम्हें गुड़गांव में मिल जाएंगी, तुम बेंगलोर चले जाओ वहां पे मिल जाएंगे। ये सब चीज़ें क्या है, हब है सर्विस सेंटर के, जो आईटी कंपनी है ये क्या है, हब है यहाँ पे। तो जो राज्यों में ही तो स्थानांतरित हो रहा है आर्थिक केंद्र, तो उसको देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान में भारत का आर्थिक विकास सहकारी संघवाद पर टिका हुआ है। तुम अभी संघवाद को समझे थे, अब नया टर्म आ गया सहकारी संघवाद। अब उन्होंने कह दिया कि जो वर्तमान में जो भारत का जो आर्थिक विकास है वो सहकारी संघवाद पर टिका हुआ है। अब जिसको संघवाद का मतलब नहीं मालूम तो सहकारी संघवाद तो और नहीं समझ पाएगा, और ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाएगा, सरदर्द हो जाएगा उसका, वो स्किप कर जाएगा, कोई और चीज पढ़ने लगेगा। तो मैं समझा देता हूँ तुमको इसको पूरा मतलब। उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली, सिंपल एक बात बोल दी उन्होंने, सुब्बा राव जी ने। उन्होंने कहा जो भारत का जो आर्थिक केंद्र है वो स्टेट की तरफ, राज्यों की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। ये बात तो तुमको समझ में आ गई, मैंने तुमको बताया। अब इसमें ये कहा है कि जब स्टेट की तरफ आकर्षित हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, तो भारत में अगर विकास करना है, आर्थिक रूप से जो विकास करना है, इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री अगर होगा तो वह सहकारी संघवाद पर ही हो सकता है। अब मैं तुमको बताऊंगा कि सहकारी संघवाद क्या होता है, तो तुमको ये स्टेटमेंट पूरा समझ में आएगा। तो देखो तुम, सहकारी संघवाद क्या होता है। केंद्र और राज्य में से, केंद्र और राज्य में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। अगर मैं ये स्टेटमेंट तुमसे कहता हूं तो ये स्टेटमेंट मैं सहकारी संघवाद के आधार पर तुमसे कहता हूं। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, इक्वल मानो अपने आप को, इक्वल मान के काम करो, तब इसका मतलब होता है सहकारी संघवाद। अभी मैंने संघवाद का मतलब तुमको बताया, एक प्रकार का समझौता। समझौता कैसा होगा वो अलग बात है, लेकिन एक प्रकार का क्या है, वो समझौता है। समझौता भी चलो मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम यूएस की बात करो, यूएस में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका जो यूएस का जो फेडरल स्ट्रक्चर है यानी संघवाद है, वो इंडिया के संघवाद से अलग है। कैसे अलग है, तुम यूएस चले जाओ, अलग अलग राज्यों ने एक समझौता किया, वहां के जो स्टेट उन्होंने एक समझौता किया कि हमको आपस में मिल करके, यूनाइटेड होकर के एक स्टेट बनाना चाहिए, वही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सारे क्या हो गए, इन्होंने राज्यों ने आपस में क्या कर लिया, समझौता कर लिया, और समझौते के आधार पर एक स्टेट बनाया जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। यही वजह होती है कि वहां पे जो राज्यों के कानून है बिल्कुल अलग है, और यूएस का जो कानून है बिल्कुल अलग है। नागरिकता वहाँ पे कैसी होती है, दोहरी नागरिकता होती है कि स्टेट की नागरिकता अलग मिलती है और यूएस की नागरिकता अलग मिलती है। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया में अगर आप यूपी के नागरिक हो तो इसका मतलब ये थोड़ा कि यूपी तुमको अलग नागरिकता देगा, एमपी तुमको अलग नागरिकता देगा और इंडिया की नागरिकता अलग चलेगी। यहाँ तो भैया आप एक ही नागरिक हो सकते हो, वो हो सकते हो किसके, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के, यानी कि हिंदुस्तान यानी भारत के। तो वहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का संघवाद है, जो वहाँ का जो उन्होंने आपस में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सहयोगात्मक जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने संघवाद के बारे में बात करी, एक प्रकार का आप वो कर लेते हो, समझौता कर लेते हो, तो वहाँ का समझौता यहाँ के समझौते से अलग है। इंडिया के बारे में क्या कहा जाता है, भारत राज्यों का संघ है, ना कि संघवादी राज्य। राज्यों का क्या है, संघ है। यहाँ पे कोई स्टेट जो है अलग नहीं है। भारत एक राज्यों का संघ है, इस लाइन को समझो, इसका बहुत बड़ा मायने है। भारत एक राज्यों का संघ है, ये राज्य हैं उसको मिला के हिंदुस्तान बना हुआ है, तो राज्यों का ही एक पूरा संघ है, इसको कंबाइंड कर दिया गया अपने आप में। इसलिए यहाँ पे एक नागरिकता आपको मिलती है, दोहरी नागरिकता जैसी चीजें नहीं है, ना कि संघवादी राज्य है। तो इस मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो सहकारी संघवाद का मतलब होता है, तो सहकारी संघवाद का सिर्फ मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। हमको जो राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना है और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, कार्यान्वयन करना है, वो राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरी बात ये कही गई है, संघ तथा राज्यों का जो संवैधानिक रूप से जो 7वीं अनुसूची है उसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य हैं। जो 7वीं अनुसूची जब आप पढ़ोगे तो उसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जो संघ और राज्य होते हैं वो उनको सहयोग एक दूसरे के साथ क्या करना होगा, संवैधानिक रूप से जो चीजें हमारे संविधान में मेंशन है उसके हिसाब से सहयोग आपको करना ही करना पड़ेगा। अब ये सहयोग कैसा हो सकता है, कई तरीके का सहयोग होता है, ऐसा थोड़ा है। अब जब से
अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होता है, टैक्सों का कलेक्शन होता है, सबसे ज्यादा केंद्र करता है। अब वित्त आयोग, मैं आपको अपने लेक्चर में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में बता चुका हूँ। वो क्या करता है कि पार्टीशन कर देता है कि भैया 100 रुपये मान लीजिए आपने कमाया, तो उसमें 41 रुपये सारे राज्यों को डिवाइड करिए आप, और बाकी का पैसा आपके पास है, उस पैसे से आप अपना विकास करिए, कंट्री का विकास करिए, और 41% अलग अलग राज्यों को अपने हिसाब से जो क्राइटेरिया उनका बांट दीजिए। इस पर भी वित्त आयोग पर बहुत बेहतरीन लेक्चर है, यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, जाके देख लेना कैसे करों का बंटवारा होता है, ये मैंने पूरा समझाया है। तो अब तुम एक चीज समझो, तो ये क्या किया वित्त आयोग ने, यानी कि एक संस्था थी जो एक संवैधानिक संस्था है, उसने करों का बंटवारा कर दिया, यानी एक सहयोग से ही तो आप चल रहे हो, हमने कमाया आपको दिया, ये एक प्रकार का क्या है, सहयोग है। तो वही चीज आप आ जाओ उसी स्टेटमेंट पे वापस, सुब्बा राव के स्टेटमेंट में। तो वर्तमान में भारत का जो आर्थिक विकास है वह सहकारी संघवाद पर टिका हुआ है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक दूसरे का क्या करने का है, आपको सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पूरा मतलब सहकारी संघवाद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक टर्म और बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, प्रतिस्पर्धी संघवाद, इसको भी समझ लो, कंफ्यूज मत होना। इसमें प्रतिस्पर्धा से मतलब है, यहाँ पे ये नहीं कि हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा से इसका सेंस है। इसका मतलब बताता हूँ। निवेशक क्या करता है, निवेशक पैसा अपना लगाना चाहता है, वो किस कंट्री में लगाता है जहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो निवेशक आया, निवेशक क्या है, नैनो कंपनी आई टाटा की, उसने कहा भाई मैं तो गुजरात में लगाऊंगा, क्योंकि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, गवर्नमेंट का सहयोग भी है, उतना टैक्सेस भी नहीं चीजें लेती हैं, तो वो क्या करेगा, जाके गुजरात में अपनी फैक्ट्री को डाल देगा। अब गुजरात में डाला, महाराष्ट्र में नहीं डाला, यानी कंपटीशन है ना, महाराष्ट्र को भी ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि वो पैसा वहां पर आए, वो कंपनी वहां पर आए। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये प्रतिस्पर्धी संघवाद है, जिसको डिफाइन किया गया है प्रतिस्पर्धी संघवाद के रूप में। ये हमारी मूल संरचना का हिस्सा नहीं है संविधान का। सहकारी संघवाद तो है, लेकिन प्रतिस्पर्धी संघवाद हमारा मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन की भावना आपस में रहेगी। एलपीजी रिफॉर्म के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। जो 1993 में आप सुनते हो मनमोहन सरकार लेकर के आई, एलपीजी गैस वाला नहीं है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। जब प्राइवेट कंपनियां क्या करने लगी, खुले तौर पे भारत में आने लगी और कंपटीशन की भावना पैदा हुई, कंपनी कंपनी के मामले में, कंपनी सरकारी कंपनी के मामले में, तो ये एलपीजी रिफॉर्म कहलाई। यहीं से प्रतिस्पर्धी संघवाद को हम इसका उदय मान सकते हैं। तुम कमेंट करो और किस किस बारे में तुमको लेक्चर चाहिए है। ये मैं टॉपिक स्टार्ट किया मैंने सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो उसका पहला टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया। अब जो सेंटर स्टेट के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, विधायी शक्तियां कैसे डिवाइडेशन होता है, आपस में जो जो अनुसूचियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।